नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज हम आपको लेकर चलेंगे मेवाड़, उदयपुर जहां से राजस्थान की सत्ता मेवाड़ से तय होती आई है। यहीं से तय होता है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनावों में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब तक का इतिहास इस तरह का रहा है, हालांकि पिछले एक दो चुनावों से ये तस्वीर बदली है। ये बदली हुई तस्वीर लोकसभा के चुनाव में भी परिलक्षित होगी। इस बार मेवाड़ की राजनीति में दिग्गज पुराने जो हैं वो चेहरे अब कहीं पीछे सिमट कर रह गए हैं और नए चेहरों ने अपनी जगह बनाई है। ये नए चेहरे मेवाड़ की सियासत को, उदयपुर को कितना आगे लेकर जाएंगे, लोकसभा के मुद्दों को कितना दिल्ली तक उठा पाएंगे और कितना जनता इन पर भरोसा करेगी। ये सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ नम्रता सिंह है, बीजेपी की प्रवक्ता, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हैं, प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार भीलवाड़ा से जुड़ रहे हैं, मुनेश अरोड़ा जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से जुड़ रहे हैं, अविनाश चतुर्वेदी जी चित्तौड़ से जुड़ रहे हैं, जगदीश शर्मा जी जयपुर से और संगीता जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा नजर नहीं आ रहे। नम्रता सिंह जी, कैसी तैयारी है आपकी? उदयपुर में इस वक्त की स्थिति क्या बता रही है? ट्रैवल कर रहे हैं आप कहाँ पर? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। नमस्कार मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेवाड़ जो है शौर्य की, भक्ति की, शक्ति की धरा है और कालीबाई से लेकर के महाराणा प्रताप तक और आज जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए जब जब मेवाड़ की जरूरत पड़ी है, मेवाड़ हमेशा तैयार रहा है, तत्पर रहा है। और क्योंकि मैं भी मेवाड़ की बेटी हूँ और आज मैं कितनी व्यस्त हूँ लेकिन आपके समक्ष हूँ। नम्रता जी, आपकी आवाज नेटवर्क में इश्यू है क्या? तो आप बेहतर नेटवर्क को वहां पर रुकिए थोड़ी देर, जितनी देर आप हमारे साथ जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं इस मंच पर न्यूज़ 24 के। और शुक्रिया आपने समय निकाला, और आप समय नहीं निकालेंगे तो उदयपुर में आपके जो उदयलाल जी हैं, मन्ना लाल जी, माफ कीजिए, मन्ना लाल जी रावत का पक्ष कौन रखेगा? मन्ना लाल जी और रावत। क्योंकि आप मेवाड़ की आप बेटी हैं तो आपकी भी बनती है, बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बीजेपी ने जिस तरह की रणनीति के तहत अलग अलग इलाकों और जिलों के लोगों को वहां पर तैनात किया है, सवाल ये है इस वक्त की बीजेपी के तमाम, जो कांग्रेस पार्टी के भी तमाम बड़े दिग्गज चेहरे जो उदयपुर से आते हैं और बीजेपी के भी बड़े इस वक्त वहां से दूर जा चुके हैं, ऐसे चुनाव कितना मुश्किल है आपके लिए नम्रता जी? मीना जी देखिए, मेवाड़ के अंदर जितने भी 21 विधानसभा क्षेत्र विधानसभा में हुई थी, अगर अब मैं पूरे मेवाड़ की बात करती हूँ तो पूरे मेवाड़ के 21 में से सिर्फ आप खिरवाड़ा को छोड़ दीजिए और मावली को छोड़ दीजिए, लखाड़िया को छोड़ दीजिए और चित्तौड़गढ़ शहर को छोड़ दीजिए, इनको 4 जगह को छोड़ करके पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो है विजय घोष हो चुका है। रही बात उदयपुर से मन्ना लाल रावत जी की, तो मन्ना लाल रावत जी के लिए आपको बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक पूरा परिवार देश धर्म का कार्य करना है। उनके पिताजी जो है चिकलार से सरपंच रहे हैं, वह खुद भी वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और जो वनवासी जनजाति समाज के लिए रक्षा का काम कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, जो कि जिला कलेक्टर, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा जी, नम्रता जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। अभी डॉक्टर मुनीश अरोड़ा को सुनते हैं। आपने कुछ बताया है, जितनी आपने अपने कैंडिडेट के बारे में इस वक्त मन्ना लाल रावत जी के बारे में जो जानकारी और जो उनका इतिहास बताया है, सवाल ये कि बड़ा समृद्ध इतिहास मेवाड़ और उदयपुर है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, समृद्ध विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्या रावत जी उपयुक्त कैंडिडेट इस वक्त नजर आ रहे हैं? क्योंकि चयन उनका हो चुका है, अब वो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, माहौल बन रहा है, तब उनको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आम जन में है? और दूसरे कैंडिडेट जब हम कांग्रेस की देखते हैं
तो यहाँ पर दोनों ब्यूरोक्रेट नजर आते हैं। तो ऐसे में ताराचंद मीणा कितनी चुनौती दे पाएंगे और दोनों को कहाँ पाते हैं, कैसी स्थिति में है, दोनों की किसकी कितनी मजबूत और किसकी कितनी कमजोर स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं। मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उदयपुर की जो डेमोग्राफी है ये काफी फैली हुई डेमोग्राफी है। एक तरफ तो ये चित्तौड़ को छूता है, एक तरफ प्रतापगढ़ को छूता है, एक तरफ गुजरात का बॉर्डर कोटरा से लगता है, एक तरफ बांसवाड़ा का साइड आसपुर बॉर्डर से लगता है। तो उदयपुर काफी फैला हुआ है। और जहां तक आपने कैंडिडेट्स की बात की, एक तरफ ताराचंद जी मीणा है जो कलेक्टर रहे हैं उदयपुर में और जो अशोक गहलोत के काफी क्लोज थे। हालांकि ताराचंद जी पाली से आते हैं और मन्ना लाल रावत जो है वो राजसमंद से है और पीएचडी है ये, और पहले आरटीओ अधिकारी थे, आरटीओ से अतिरिक्त आयुक्त परिवहन बने और ताराचंद मीणा कलेक्टर रहे कांग्रेस से। मगर जो कांग्रेस उदयपुर की जो पृष्ठभूमि रही है, उदयपुर की पृष्ठभूमि राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध रही है। मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ से 18 साल चीफ मिनिस्टर रहे, इंदु बाला सुखाड़िया रही, गिरजा व्यास सेंट्रल में मिनिस्टर रही, गुलाब सिंह सत्तावत होम मिनिस्टर वगैरह रहे, हीरालाल देवपुरा यहाँ से रहे। तो उदयपुर से जो जितने दिग्गज नाम है, उसके बाद अगर इस तरह के दो अधिकारी सामने आते हैं तो लोगों को एक लगता है कि क्या दोनों ही पार्टियों में एक राजनीतिक रूप से क्या वैक्यूम आ गया। गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से रहे, उन्होंने काफी नुमाइंदगी की, बहुत अच्छा विपक्ष के वो नेता भी रहे, मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे। मगर अब क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने ऐसे कैंडिडेट उतार दिए हैं जिसके लिए उदयपुर की जनता सोचने को मजबूर है कि इस हालात में किया जाए। क्योंकि अब 26 तारीख को उदयपुर में इलेक्शन है मीना जी। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे आज तक 45 साल हो गए विधानसभा लोकसभा को कवर करते हुए। ये पहली बार ऐसा लोकसभा इलेक्शन में देख रहा हूं जिसपे इश्यू नाम की कोई चीज ही नहीं है। उदयपुर की प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई बात ही नहीं हो रही। हमने बहुत से मुद्दे उठाए हैं उदयपुर को लेकर के। अगर मैं उदयपुर के मुद्दे गिनाना चाहूं तो उदयपुर की सबसे बड़ी समस्या है रेलवे से उदयपुर की ब्रॉडगेज बनी अहमदाबाद की, मगर आज तक उदयपुर अहमदाबाद बॉम्बे की गाड़ी शुरू नहीं हुई। मोड़ासा शामला जी होके एक 28 किलोमीटर का ट्रैक है, हमारा गला सूख गया कह के कि ये 28 किलोमीटर बना दो, पूरा दक्षिण झुक जाएगा भारत से। उदयपुर पर्यटन नगरी है, यहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स है, पर्यटक यहाँ आना चाहता है, विदेशों से पर्यटक आना चाहता है। यहाँ एरोड्रम है, मगर अंतरराष्ट्रीय एरोड्रम की सारी फैसिलिटी होने के बाद भी यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट नहीं आया, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से आ नहीं सक रहा, इसलिए पर्यटन पूरी तरह से जुड़ नहीं सक रहा। रोडवेज से भी हमारी ये की प्रॉब्लम। रेलवे में उदयपुर से जोधपुर पहले ट्रेन चलती थी मीटर गेज की, आज तक वो ब्रॉड गेज नहीं हुई। दिया कुमारी आई, किरण मेश्वरी आई, गिरजा व्यास आई, गुलाब सिंह जी चट्टावत आए, इन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए। शहर के मुद्दों की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक डूब क्षेत्र के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अब मीना जी, मैं आज स्पेशली एक नक्शा लेके आया था आपको दिखाने के लिए। ये जीटी शीट है 1954 की। इस 1954 के शीट में जो तालाब है ही नहीं, और अब्दुल रहमान का फैसला ये कहता है कि 1947 में जो तालाब नोटिफाइड थे उनकी स्थिति कायम करो। मगर आज ये स्थिति है कि उसके बाद पता नहीं कहां से तालाब बन गए और उसके नाम पे लोगों को उजाड़ा जाने लगा। आज भी लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे। फूल सिंह जी मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आखिर करते क्या है ये अधिकारी। इतनी बड़े बड़े पट्टों की फाइलें जाती है, ढेर के बंदों को किन की जाती है, आम आदमी को तो सुविधा नहीं मिल रही। अधिकारी कर क्या रहे हैं? उदयपुर हाईकोर्ट की बेंच के लिए मीना जी, मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, 40 साल हो गए, 44 साल हो गए, बल्कि 44 साल किसी आंदोलन को कम नहीं होते हैं। 44 साल के आंदोलन के बाद कुशलगढ़ का आदमी जोधपुर जाता है, 600 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं मीना जी, और वो जेल में बंद रहता है, उसको रोटी के पैसे नहीं है, उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उसकी आवाज जोधपुर तक नहीं पहुंच सकती मीना जी। उसकी दर्द को कौन सुनेगा? हाईकोर्ट बेंच में अर्जुन जी मीना जी, जब हमने अर्जुन राम मेघवाल के जब हमने की थी बीकानेर की, तब भी मैंने ये उठाया था, हाईकोर्ट बेंच उदयपुर के लिए बहुत जरूरी है। शांतिलाल चपरोत यहाँ पे बैठे, रोशन लाल जैन यहाँ पे बैठे,
नंदवाना जी यहाँ पे बैठे, BL गुप्ता बैठे, हर्ष मेहता बैठे, अरुण व्यास बैठे, इन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी हाईकोर्ट बेंच आंदोलन के लिए। उदयपुर का शहर बंद रहा 18 दिन तक, तो भी कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और इनकी जो एडामेंसी थी, उनकी वजह से आज तक उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच नहीं। मगर आज तक ये जो दोनों कैंडिडेट आए हैं, इन्होंने इस विषय पर कोई बात नहीं की मैडम। और तो और भी बहुत सी समस्या। आयन नदी का जो स्वरूप बना रहे हैं डॉक्टर मुनीश अरोड़ा जी, जो काम विपक्ष को करना चाहिए, दरअसल आप जैसे वरिष्ठ अनुभवी पत्रकारों को करना पड़ रहा है। विपक्ष इस वक्त, विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या इन मुद्दों को लेकर कितने सजग हैं और सत्ता पक्ष के नए प्रत्याशी कितने इनको लेकर मुखर हैं इस वक्त। लेकिन डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, आपका अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। इस बार तो दिग्गज दोनों अफसर मैदान में हैं और दोनों राजनेताओं के करीब रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जानी चाहिए? हालांकि चुनावों में जब मुद्दे नहीं उठ रहे हैं तो कितना उम्मीद करें कि चुनावों के बाद जीते कोई भी मुद्दों पर टिका हुआ रहेगा या मुद्दों उदयपुर की चिंता करेगा? मुझे नहीं लगता। मीना जी अधिकारी हैं। हालांकि तारनचंद जी मीणा ने कलेक्टर रहते हुए अशोक गहलोत के टाइम पे मिशन कोटड़ा चलाया था। अशोक गहलोत ने जो खेलों का खेल किया था उस समय भी वो काफी ज्यादा जुड़े रहते हैं। हालांकि मन्नालाल जी रावत जो है वो भी क्षेत्र से आते हैं, वनवासी से जुड़े हुए हैं, मगर वो उतने एक्टिव नहीं रहे क्योंकि वो परिवहन से जुड़े हुए थे और परिवहन वालों का आम आदमी से जुड़ाव नहीं होता जितना कि एक कलेक्टर को था। मगर उदयपुर में RSS बहुत ज्यादा हावी है। उदयपुर में वनवासी कल्याण परिषद बहुत ज्यादा हावी है। उदयपुर में जो अन्य संस्थाएं हैं, जो अनुशासनिक संस्थाएं हैं RSS की, वो बहुत ज्यादा हावी है। तो उदयपुर में जो जैसे ताराचंद जैन उदयपुर में गौरव वल्लभ के आगे 35,000 वोटों से जीते, जो अब गौरव वल्लभ जी खुद भारतीय जनता पार्टी में आ गए कांग्रेस के। तो कांग्रेस अभी तक अपना पूरा नेटवर्क नहीं बना सकती। ताराचंद जी खुद दौड़ रहे हैं। हालांकि पुष्कर मावली में जो नम्रता जी ने बात की थी, दयाराम परमार और मावली से पुष्कर जी डांगी की, तो ये 2 सीटें जरूर इनके पास है। मगर कांग्रेस और बीजेपी को अभी यहाँ पे ट्राइबल पार्टी का भी सामना करना पड़ेगा। टोटल 8 कैंडिडेट यहाँ पे उतरे, उसमें बाप भी यहाँ पे उतरी हुई है। तो राजनीतिक समीकरण में, और मीना जी एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले 2 इलेक्शन में जो अर्जुन जी मीणा यहाँ से जीते थे, वो एक बार तो 8 लाख वोट लाए, उनके सामने रघुवीर मीणा 4,22,000 वोट लाए थे, और एक बार रघुवीर मीणा लाए थे 4 लाख। तो कांग्रेस का वोट तो करीब 4,22,000 से लेकर 4,35,000 के बीच में ही पिछले 2 इलेक्शन में सिमटा हुआ है, जबकि बीजेपी का वोट बड़ा है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। मेरे और भी बड़े नेताओं से बात हुई जो बीजेपी के जुड़े हुए हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि मोदी लहर अभी नहीं है। माना मोदी लहर इतनी दिखने में नहीं आ रही जितना इशू आने चाहिए थे सामने, मगर राष्ट्रवाद और जो राम मंदिर है वो मुद्दा कहीं ना कहीं अंदर चल रहा है, बहुत साइलेंट मूड में है। जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो तो मुखर है, मगर बीजेपी का वोट बैंक बहुत शांत है। मगर जब वोटिंग होगी तो बीजेपी को नेचुरली यहाँ पे बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं लोग कि बीजेपी वापस अपनी यानी उदयपुर में आप फाइट नहीं देख पा रहे हैं। अविनाश चतुर्वेदी जी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा ये जुड़े हुए हैं, प्रमोद तिवारी जी भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन अविनाश चतुर्वेदी जी, चित्तौड़ से जब आप देखते हैं, चित्तौड़ में भी बीजेपी मजबूत नजर आती है आपको, और उदयपुर में भी उसका असर, बात का कितना असर आप देखते हैं कि उदयपुर और चित्तौड़ की सीट पर हो पाएगा? तो जहाँ तक बाप की अपन बात करें तो निश्चित तौर से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ बेल्ट में बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र है जिसको वो प्रभावित करेंगे। चित्तौड़ की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाता हैं और निश्चित तौर से बाप के उम्मीदवार उनको प्रभावित करेंगे और इसका नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को होना है। क्योंकि हम पिछले 10 सालों की बात करें तो बीजेपी लगातार जीतती आई है
और निश्चित तौर से ये सारे बोर्ड जो आप प्रतापगढ़ की बात करें, पिछले 35 साल से लगातार नंदलाल मीणा वहाँ विधायक रहे हैं, उनके सुपुत्र अभी मंत्री हैं, तो निश्चित तौर से वोट बैंक तो बीजेपी का है, तो उसका नुकसान जहां बाप को मिलेगा उसको बीजेपी का नुकसान होगा। कांग्रेस को कोई ज्यादा नुकसान होने की स्थिति में नहीं है बाप से। अब हम बात करें जहां तक कि इस वक्त क्या है कि मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, सांसद सीपी जोशी को भी लगातार 10 साल हो गए हैं, तो कहीं न कहीं आंतरिक विरोध की स्थिति पनपी है। मोदी का चेहरा अब नहीं है। अगर सीपी जोशी की हम बात करें, जब 2014 में मोदी की लहर थी, मोदी का चेहरा चल रहा था, उस समय सीपी जोशी जीते 3,74,000 वोटों से। उसके बाद सेकंड टाइम में 19 में जीते 5,74,000, तो उस समय स्थिति ये बनी, गोपाल सिंह गेडवा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और कांग्रेस का कोई आदमी उसे जानता नहीं था। आंतरिक विरोध हो गया, कांग्रेस साथ नहीं लगी, तो सीपी जोशी जीते 5,74,000। लेकिन अब उदयलाल आंजना मैदान में है, जो पहले सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छा है, और अफीम डोडा का चूरा कारोबार होने से अफीम काश्तकार के घर घर में उनकी पहुंच है। तो निश्चित तौर से इस बार संघर्ष की स्थिति है, उस स्थिति को अब तक स्पष्ट नहीं किया जा सका, और इस चीज को सीपी जोशी खुद भी जान रहे हैं, और इसीलिए लगातार वो पूरा प्रदेश छोड़ के पिछले 10 दिनों से लगातार अपने क्षेत्र में ही दौरा कर रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ में तो संघर्ष की स्थिति है। हम बात करें उदयपुर में आधा क्षेत्र सीपी जोशी के पास है, ग्रामीण मावली, वल्लभ नगर, सारा शहर जहाँ है, वहाँ दोनों एक प्रशासनिक अधिकारी है। ताराचंद मीणा वहाँ कलेक्टर रहे हैं। ताराचंद मीणा एज ए कलेक्टर के रूप में मैंने भी उनको देखा है, उनकी वर्क शैली को देखा है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो ऑफिस में काम करते रहे, लगातार लोगों की समस्या सुनते रहे चित्तौड़गढ़ में। ये स्थिति उन्होंने उदयपुर में भी रखी है। तो निश्चित तौर से ताराचंद मीणा का कहीं न कहीं जुड़ाव लोगों से हुआ होगा, क्यों विधानसभा चुनाव के समय भी ये दौर चला कि वो कोटड़ा या जाड़ोल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या परिस्थितियां बनी ये पता नहीं। तो तैयारी तो काफी समय पहले से कर रहे थे इस चुनाव की प्रक्रिया की, लेकिन अब स्थिति वहां उदयपुर में दूसरी है। कांग्रेस के कई लोग उनके साथ नहीं है नाराजगी के कारण। ऐसी स्थिति में लगता है कि वहां कहीं कहीं बीजेपी मजबूत है। जी, तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह अभी तक खत्म नहीं हुई है और लोकसभा चुनाव में भी उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भीलवाड़ा में प्रमोद तिवारी जी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जहां कांग्रेस के एक तरफ तो दिग्गज नेता जो पूरी तरह मैदान से बाहर, कहीं उनका नाम ही नहीं है, वहीं प्रमोद जी भीलवाड़ा में दिग्गज नेता सीपी जोशी है। तो सीपी जोशी के होने से भीलवाड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उदयपुर की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? ऑडियो ऑन करिए प्लीज। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक मिथक था कि जो मेवाड़ टॉप लेता है वो राजस्थान पे राज करता है। तो डिलिमिटेशन से पहले 38 सीट थी इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में, और रामगंज, मंडी, राजपुरा मिला के मेवाड़ की 5 लोकसभा क्षेत्र बनते थे। डिलिमिटेशन के बाद 35 रह गई, राजसमंद में 11 अजमेर का कुछ हिस्सा है। पर उस समय 35 में से 12 सीट आई थी कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत की लीडरशिप में बनी, पर मेवाड़ में पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी। 2 बीटीपी, उस समय बीटीपी थे, एक निकले, बाकी 20 सीट बीजेपी को मिली थी। पर इस 2023 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बड़ा नुकसान हुआ। जब भारत आदिवासी पार्टी एक प्रमुख आदिवासी पार्टी के रूप में उभरी, चाहे उनके कैंडिडेट कम जीते, पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। अब रही बात उदयपुर की, तो एक तो मारवाड़ जंक्शन के रहने वाले ताराचंद मीणा, उनका उदयपुर के आदिवासी से कोई लेन देन नहीं है, और वो चित्तौड़ और उदयपुर में कलेक्टर रहे, और मुख्यमंत्री जो उस समय थे अशोक गहलोत के बड़े पसंदीदा अफसर रहे हैं, और एक ट्रांसपोर्ट के एडिशनल कमिश्नर है मन्ना लाल। दोनों के बीच में मुकाबला है। पर आप ये देखिए कि आजादी के इतने साल बाद भी आज भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से न तो डायरेक्ट आईएएस एंड आईपीएस है, जितने बने वो प्रमोट या आरपीएस से, आरएस से प्रमोशन के बाद बने। और दूसरी तरफ जो ट्राइबल है, चाहे वो अलवर हो, सवाई माधोपुर हो, कोई और हो, वहां घर में 5 और गांव में 25 मिल जाएंगे। तो अभी तक भी यहाँ का जो एक्चुअल ट्राइबल है, तुरई के गरासिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। तो इसी वजह से एक तरह से नेक्सलाइट की तरह काम करके भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है कि आज एक नेशनल टीवी के सर्वे में भी भारत आदिवासी पार्टी के व्यक्ति को डूंगरपुर, बांसवाड़ा में उसकी जीत दर्शाई गई है, जबकि
कांग्रेस के डिसीजन में आप देखे 4 अप्रैल को नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, उस दिन वो किसी और बामनिया को कहते हैं आप नॉमिनेशन करिए, बाद में डमी कैंडिडेट से नॉमिनेशन कराते हैं। 8 अप्रैल को विड्रॉल की डेट पे वो मैसेज कन्वे नहीं होता है। बाद में परसों रामलाल जाट जो उदयपुर के इंचार्ज हैं डिवीजन के, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाके बागीडोरा के कांग्रेस के कैंडिडेट को और लोकसभा के कैंडिडेट को अब पार्टी से निष्कासित करते हैं 7 दिन बाद। तो ये जो कांग्रेस में जो डिसीजन लेने में जो डिले हो रहा है टॉप टू बॉटम, वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। और कारण ये है कि अशोक गहलोत चाहते थे कि उनके बेटे को वहां गरासिया वोट मिल जाए, ताराचंद मीणा के सामने भारत आदिवासी पार्टी विड्रॉ कर ले और हम उनको डूंगरपुर बांसवाड़ा दे दे। अब ये किस तरह का अलायंस है, आप देखिए 5 जगह बाप के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, पर उन सबके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट है। उन्होंने एक जगह भी कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ी और कांग्रेस डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपने कैंडिडेट को पार्टी से निष्कासित कर रही है। तो ऐसी लाचारी मैंने शायद पहली बार देखी एक राष्ट्रीय पार्टी की, कि भारत आदिवासी पार्टी ने को लटकाए रखा लास्ट तक। और आज भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल राउत कहता है कि हमारा तो कोई समझौता ही नहीं। और यहाँ के मंत्री जी जाके, पूर्व मंत्री जाके पार्टी से लोगों को निष्कासित कर रहे हैं। आज भी वहां अगर टक्कर है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच, बीजेपी की भी स्थिति वहां नाजुक है। 2018 में जो मजबूती थी गुलाब चंद कटारिया की और नंदलाल मीणा की, बाकी लोगों की लीडरशिप है, जो ट्राइबल में बीजेपी ने अपना जनाधार बढ़ाया था, चाहे वो वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से बढ़ाया हो, पर वो 2023 में कमजोर हो गया। बाकी क्या जरूरत थी कि जब मोदी का चेहरा था, हिंदू वोटों का पोलराइजेशन था, तो जो महेंद्रजीत मालवीय जो 4 बार का एमएलए था कांग्रेस का, जो मंत्री रहा हुआ, जिसकी मिसेज जिला प्रमुख रही हो, जिसको पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, उसको 3 दिन तक दिल्ली में लटकाए रखा। गुलाब चंद कटारिया का वीटो था कि वो किसी भी हालत में बीजेपी में शामिल नहीं हो, चाहे वो गवर्नर बन गए। उसके बाद उत्तम स्वामी जो वहां के एक बड़े धार्मिक गुरु है मध्य प्रदेश के और राजस्थान के, उनके इंटरवेंशन के बाद जयपुर में महेंद्रजीत मालवीय की बीजेपी में एंट्री और उन्हें टिकट मिला। तो बीजेपी भी वहां कमजोर नजर आ रही है 2023 में। 2018 में मजबूत थी, और कांग्रेस तो चाहे 18 हो चाहे 23 हो, पूरे मेवाड़ में इस समय 35 सीटें हैं, वहां कमजोरी उनकी दिख रही है। ये बात सही आपने जो भिलवाड़ा की गई, अगर दामोदर गुजर होते तो शायद आप पर हम यहाँ ये डिबेट भी नहीं करते, कह देते कि एक तरफा चुनाव है, बीजेपी की डोली में सीट जाती हुई नजर आती, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सीट बीजेपी ने एक कैटेगरी में मानी। सुभाष बेड़िया पिछला चुनाव राजस्थान में हाईएस्ट मार्जिन 6,13,000 से जीते, उनकी जीत का मार्जिन देश में 4थे नंबर पे था। पर संघ वर्सेज बीजेपी का भी हमने 2023 में यहाँ विधानसभा चुनाव देखा है, संघ का कैंडिडेट अलग था और बीजेपी का कैंडिडेट अलग था, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड था वो आरएसएस का था, धड़े रोटी की ट्रेन थे, पर नाराजगी थी। और उस वीटो की वजह से बीजेपी को मजबूरी में सुभाष बेड़िया का टिकट काट कर एक बीच का रास्ता निकाला। संघ के प्रचारक रहे हैं ब्यावर में, दामोदर अग्रवाल को उन्होंने मैदान में उतारा है। पर सीपी जोशी के आने के बाद चुनाव रोचक हो गया है, संघर्ष हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। पर सीपी जोशी के लिए 6,13,000 का अंतर पाटना बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी 8 में से केवल एक एमएलए अशोक चांदना, वो हिंडोली में थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, बाकी 6 जगह बीजेपी के एमएलए हैं। एक जो निर्दलीय अशोक कोठारी वो भी बीजेपी के साथ है। सीपी जोशी ने, मीना जी, इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी तो उड़ रही है हवा में, कांग्रेस है बिल्कुल नीचे जमीन के भी। ग्राउंड रियलिटी शायद दोनों ही पार्टियों को पता नहीं है, एक बहुत अति आत्मविश्वास है और एक हतोत्साहित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पर ग्राउंड रियलिटी में अब ऐसा लगता है कि मोदी के चेहरे की चमक और हिंदू वोटों के पोलराइजेशन की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी है। और जो एक्चुअल मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो चाहे महंगाई का हो, वो अब ग्राउंड पे असर दिखाने लगे हैं। और शायद साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी ने उसको समझा। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, प्रतिबद्धता मैं प्रेस के सामने बता रहा हूँ कि अगर मुझे भीलवाड़ा से दोबारा लोकसभा में जाने का मौका मिला तो 1 लाख लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने की गारंटी लेता हूँ। और मेरी गारंटी 2009 में आप लोगों ने देखी है, चंबल का 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के पीने का पानी मैंने भीलवाड़ा को पिलाया, मेरी क्रेडिबिलिटी है। तो ऐसा लगता है कि सीपी जोशी इस बात को समझ गए हैं कि अब ग्राउंड रियलिटी दूसरी है। केवल राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोटों के पोलराइजेशन पर भली बीजेपी चल रही हो, पर बेरोजगारी और जो महंगाई है, इस मुद्दे को शायद कांग्रेस वोट में कैश करा सकती है। फिर सीपी जोशी ने उसका एक आधार बताया कि मैं पिछले 10-15 दिन से व्हाट्सएप पे मैंने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की राय जानी थी कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बताई।
उन्होंने फिगर बताया 73,277 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मैक्सिमम लोगों की ये राय थी कि यहाँ बेरोजगारी जो रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, उनको उन्होंने टच किया है। अब वो 20-22 तारीख को उन्होंने कहा मेरे पास वीडियो प्रिंट है, मैं बताऊंगा कि किस तरह से 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक उसके उल्टे दामोदर अग्रवाल का कल स्टेटमेंट आता है कि हमारे तो गारंटी मोदी की गारंटी है, तो फिर लोग कहेंगे कि 10 साल आपको जिताया, राजस्थान में हाईएस्ट मार्जिन से जीते, तब गारंटी कहाँ गई थी। तो चुनाव तो बड़ा रोचक हो गया भीलवाड़ा का। बाकी राजसमंद में वन वे है, बिल्कुल महिमा सिंह के सामने दामोदर गुर्जर कोई बड़ी चुनौती खड़ी करने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है। उदयपुर में भी बीजेपी का अपर हैंड नजर आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी दिखती है। चित्तौड़ में जैसे अविनाश कह रहे थे, चित्तौड़ में अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है तो टीपी जोशी के सामने चंद्रभान सिंह भाटिया को भली वो पार्टी में उनके समर्थकों को शामिल करा लिया, एसोसिएट मेंबर बना लियो। रणधीर सिंह बिंडर जिनका गुलाब चंद कटारिया ने लंबे समय तक विरोध किया बीजेपी में आने का, कारण यह था कि कटारिया जी का यह मानना था कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के मर्डर में वो एक तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट मानते थे, इसलिए उनको नहीं आने दे रहे थे। पर आज कटारिया जी क्योंकि संवैधानिक पद पे, तो रणधीर सिंह बिंडर आ गए। महिमा सिंह का टिकट भी आपको इसी नजर से देखना होगा कि चित्तौड़ और मेवाड़ के राजपूतों की नाराजगी कम करने के लिए इसलिए महिमा सिंह को राजसमंद से उतारा गया, इससे राजपूतों का बेनिफिट चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद तीनों जगह मिल सके। तो महिमा सिंह तो दामोदर गुर्जर के सामने कंफर्टेबल है, पर उनकी वजह से चित्तौड़ का राजपूत सीपी जोशी से नाराजगी खत्म करने का कहना मुश्किल है। चित्तौड़, भीलवाड़ा में राजपूत गुजरात की नाराजगी खत्म करके बीजेपी के साथ लग जाएगा, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजपूत वोट बीजेपी का कोर वोट है और बीजेपी को थोड़ी बहुत भी अगर मेवाड़ में दिक्कत आएगी इस राजपूत वोट की वजह से आ सकती है। मीना जी जी, तो ऐसे में नम्रता सिंह जी इस बात को बेहतर बता सकती हैं। तो एक तरफ तो जो जाति विशेष की राजनीति है उसमें फंस रही है बीजेपी, और दूसरी तरफ जो गुलाब चंद कटारिया की अनुपस्थिति है, नम्रता जी वो कितना अहम भूमिका निभाएगी, उसकी वजह से आप कितना चुनाव में उनको मिस कर रहे हैं। उनका वर्कर लीडरशिप, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता गुलाब चंद कटारिया के होने और नहीं होने का जो फर्क है उसको आप भी देख रही हैं वहां पर। विनय जी देखिए, विधानसभा चुनाव को हमने गुलाब चंद जी की अनुपस्थिति में जीत के दिखाया, तो प्रमाणिकता की हमें जरूरत नहीं है। और दूसरी बात बताना चाहूंगी, सबकी बातों का जवाब मुनेश जी ने कहा कि जो मन्ना लाल जी हैं वो यहाँ के नहीं है, राजसमंद के हैं। तो आपको बताना चाहूंगी मुनेश जी, में मन्ना लाल जी चिकलाड़ से हैं, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है, और सलुम्बर जो लोकसभा क्षेत्र पहले उदयपुर में आता था, तो ये बाहर के नहीं है। दूसरी बात, उदयपुर से जो जिला कलेक्टर रहते हुए प्रत्याशी हैं ताराचंद जी, अभी हाल फिलहाल ही उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम धर्मांतरण करा रहे हैं कोटड़ा क्षेत्र के अंदर रमेश चंद मीणा पादरी के साथ मिल करके। और ना सिर्फ धर्मांतरण के उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, बल्कि शराब तस्करी, असामाजिक गतिविधियों से लेकर मानव तस्करी जैसे गैर कानूनी काम के भी उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी। और बात रही मन्ना लाल जी की, तो मन्ना लाल जी वनवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ठीक है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी ने वनवासी क्षेत्र के लिए क्या किया है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि राज्यसभा के अंदर जो है चुन्नीलाल गरासिया से लेकर कनकमल कटारा जी राज्यसभा सांसद के लिए लेके गए हैं, मनोनीत करा है। तो वनवासी क्षेत्र के लिए, वनवासी भाइयों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कोई विशेष के लिए कार्य नहीं करती है, वो विचार करती है। जी नम्रता जी एक सवाल जो प्रमोद तिवारी जी ने उठाया था, संगीता शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ सवाल के साथ। नम्रता जी आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो काफी हो रही है। संगीता जी, राजपूत समाज की तरफ से जो चिंगारी गुजरात से उठी है जोधपुर तक क्या उसका असर आपको नजर आ रहा है? और उदयपुर, जब आप जोधपुर से बैठकर देख रही हैं तो यहाँ राजसमंद सीट पर जिस तरह से राजपूत समाज की, राज परिवार की महिला को उतारा, तो मेवाड़ में उदयपुर की स्थिति, वहां बैठकर आप दोनों ब्यूरोक्रेट्स को जब आंकती हैं तो किस तरह की चर्चाएं वहां पर हैं?
मीना जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल राजपूत समाज का जो ये जो विरोध शुरू हुआ है, इसका जोधपुर में भी असर हो रहा है और जालौर और बाड़मेर सीट पे भी असर आने लगा। लोग राजपूत समाज लामबंद हो रहा है और बाकायदा उनकी मीटिंगें चल रही है और वो भाजपा के बहिष्कार की या जिस तरह से वो योजना बना रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि कुछ असर होगा। यानी आने वाले इसको लेकर वैसे डैमेज कंट्रोल के लिए भी राजपूत नेताओं को लगाया गया है कि कैसे भी राजपूत जो उस मुद्दे को लेकर रूपाला वाला मुद्दे को यहाँ नहीं करें, क्योंकि काफी जोधपुर में भी राजपूत वोटर्स बहुत ज्यादा है, बाड़मेर में भी है और जालौर में भी है। यानी तीनों वहाँ जालौर में तो बकायदा उन्होंने हाथ पे पानी लेकर बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है जालौर सीट पर। तो इस तरह से यहाँ असर तो दिख रहा है। और बात रही उदयपुर सीट की बात, जैसा कि अरोड़ा जी ने भी कहा और आपके हम जो पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे उनकी भी बात मैं पूरी सुन रही थी। तो ये है कि ये वैसे मारवाड़ पिछले 2 चुनाव से विधानसभा चुनाव की बात करें या उसमें बिल्कुल बाकायदा भाजपा का दबदबा रहा है। और इस उनकी सबसे बड़ी बात है, गुलाब चंद कटारिया की बात की राज्यपाल बनने के बाद कोई बड़ा चेहरा मेवाड़ में नहीं है अभी। जैसे अभी वैसे चित्तौड़गढ़ से आपकी भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष है, मगर वो इस चुनाव में अपने ही चुनाव क्षेत्र में सीमित रह गए हैं और उनको लेकर भी उनको चित्तौड़गढ़ में उनको भी थोड़ा मुश्किलें आ रही है, क्यों लगातार वो सांसद रहे 10 सालों से। और रही बात जैसा कि बताया कि अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रही थी ताराचंद मीना जी को मैं भी पर्सनल जानती हूँ, जोधपुर में भी वो अधिकारी रहे, लंबे समय रहे थे और हमारे मारवाड़ के ही हैं। मतलब उनकी जो एक वर्किंग रही है, जो हमेशा मैंने जो देखा है, तो एक अच्छे ऑफिसर की और बहुत ही अच्छे काम करने वाली, उन्हीं लोगों से वो सीधा जुड़ाव रखते हैं। तो उसका वैसे बीजेपी की वहाँ जो है उम्मीदवार मन्ना लाल रावत, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और लंबी उनकी अच्छी पकड़ है। मगर जो उम्मीदवार के रूप में देखें एज ए उम्मीदवार, तो वो ताराचंद मीना बहुत मजबूत मैं मानती हूँ ऐसे कैंडिडेट। मगर मन्ना लाल जी के साथ ये है कि उदयपुर जो मेवाड़ का जो वोट है, परंपरागत वोट है और ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और अच्छा वक्ता भी है वो मन्ना लाल जी, तो उनको उसका फायदा मिल सकता है। मगर एक बात, जो अर्जुन लाल जो मीना का जो टिकट काट के मन्ना लाल रावत को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मीना समुदाय में उसको लेकर थोड़ी नाराजगी और उसका कई फायदा ताराचंद मीना को मिल सकता है। कई बात जैसे कि ये जो बांसवाड़ा वाली सीट पर है, तो आपने बताया मीना जी ने कि वहां पर आदिवासी बीएपी के जो है उम्मीदवार है, बिल्कुल मजबूत स्थिति में पिछले 10 सालों में बीएपी ने बहुत अच्छी पकड़ वहां पर बनाई है। और इस वजह से अभी कमजोर, यानी पहले कांग्रेस ने मालवीय को कैंडिडेट बनाया बांसवाड़ा में, मगर मेरे हिसाब से उनकी अब स्थिति बड़ी कमजोर है कि प्रधानमंत्री को वहां पर आना पड़ रहा है। अभी 21 अप्रैल को उनका कार्यक्रम बन रहा है, तो वो आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है और बीएपी की अच्छी पकड़ है, तो वहां पर बांसवाड़ा सीट में जरूर भाजपा कमजोर स्थिति में नजर आ रही है अभी। और उदयपुर में जरूर बीजेपी वहां पर जीतने की स्थिति में है। और रही बात राजसमंद की, तो मेवाड़ राज कराने का अच्छी पकड़ है, मगर वहां पर भी ये सवाल उठता है कि राजपूत जो नाराजगी है, यदि राजपूत दिव्या कुमारी जी लगी हुई है इसको डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, मगर देखना है कि वो राजपूत समाज को कितना जल्दी मना पाती है। यदि राजपूत समाज नाराज रहा तो ये अब मेवाड़ राज कराना क्या करिश्मा दिखाएगा, ये तो देखने वाला वक्त होगा। तो ये सीटें, ये स्थिति मुझे यहाँ से देखने को मिल रही है। जी बहुत बढ़िया। दामोदर पूजा जी जो राजसमंद से आए हैं, वो राजसमंद के नहीं है, आपको बताना चाहूंगी। उनको बाहर से लाया हुआ है और पुलिस से जो है बर्खास्त करे हुए एक प्रत्याशी है वो, जो कि सवाई माधोपुर से आए हैं।
कांग्रेस के पास बाहर के लोगों को लाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास वहां के कहते हैं ग्राउंड लेवल के कोई कार्यकर्ता नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है, आप भले पर्सनली ताराचंद जी को जानती होंगी, लेकिन ताराचंद जी का जो धर्मांतरण का जो इतना बड़ा अपराध सामने आया है, इन 2 दिनों से जो उनकी ये बात सामने आ रही है कि वो खुलेआम धर्मांतरण करा रहे हैं, ये एक तरफ से 2 तरफा चेहरा होगा, जिसमें एक तरफ चेहरे में तो वो एक अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, और पीछे से वो रमेश मीणा जैसे पादरी के साथ मिलकर के धर्मांतरण का खुलेआम काम कर रहे हैं। तो यह बात कोटड़ा क्षेत्र में है, जहां पर वनवासी क्षेत्र है। तो वनवासियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है उन्होंने। मीना जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि रही बात जैसे ताराचंद जी की वीडियो की बात की जा रही है या रविंद्र भट्टी के वीडियो की बात की जाती है, देशद्रोही उसको बताया जा रहा है, इस तरह की जो वायरल हो रहे वीडियो, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि एक माहौल जो ये बनाना चाह रहे हैं बीजेपी वो बन पाएगा। यानी लोग समझदार है और वीडियो ना तो ताराचंद जी उदयपुर से आते हैं, बाहर का प्रत्याशी है, यह तो बाहर वाले हैं, सेम ग्राउंड फ्लोर के तो है ही नहीं, इनको तो बाहर से लाया हुआ है। कांग्रेस के पास तो आपकी अपनी जनता ही नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है जो ग्राउंड लेवल का लाया जाए, बाहर वालों को लेकर के ही आकर लड़ा रहे हैं। कोई पुलिस से बर्खास्त करा हुआ है, कोई धर्मांतरण करवा रहा है। गजेंद्र सिंह जी शेखावटी के, मगर रही बात वांगड़ क्षेत्र की, तो वांगड़ क्षेत्र में महेंद्रजीत सिंह मालविया जो है वो स्वयंसेवक रहे हैं और बहुत अच्छी जीत के साथ बाहर आएंगे, विजय घोष लेंगे। 21 विधानसभा, मेवाड़ की 21 विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे भीम से लेकर के आप निम्बेड़ा तक बात कर लें, सिर्फ 4 जगह जाती है, जिसमें 2 कांग्रेस की है, 1 बाप की और 1 निर्दलीय है। इसके अलावा पूरी की पूरी जगह 18 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर रहा है। नम्रता जी, हमारे न्यूज 24 के कार्यक्रम में हम एक कोशिश करते हैं कि अनुशासन जो है वो बनाए रखे, जिसको बोलने के लिए सवाल किया जाता है वही बोलते हैं, बीच में बोलने की हमारे यहाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल मीना जी, मैं आपकी बात से सरोकार रखती हूँ, लेकिन अपने जो मीडिया है हर पिलरों में से आता है और अपने सही वक्तव्य को रखने का अधिकार होता है। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के पास चलते हैं नम्रता जी, और वो उदयपुर की सियासत को जितना बेहतर और जितना लंबे समय से देख रहे हैं, बल्कि डॉक्टर मुनेश अरोड़ा की पूरे मेवाड़ में अगर भारत आदिवासी पार्टी का जन्म हुआ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नकारा गया, तो वो तो भारत आदिवासी पार्टी मतलब आदिवासियों के हक की आवाज, एक तरह आदिवासियों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से काम किया, कांग्रेस की जितनी लीडरशिप थी, उनके तमाम नाम अगर हम छोड़ भी दें अभी कुछ देर के लिए, रघुवीर मीणा से लेकर तमाम जो बड़े सांसद तक रहे और केंद्र की राजनीति तक पहुंचे, सवाल ये है कि उदयपुर में भी अगर मुद्दों को दोनों ही राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि जो पौधार है, उम्मीदवार जो है, अगर कोई भी मुद्दों पर केंद्र नहीं है, ये चुनाव मुद्दों से दूर है, तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि जनता के लिए इस चुनाव में कुछ है नहीं। मीना जी, सबसे पहले तो आपने जो बात छेड़ी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि मुद्दों को लेकर के, मगर मैं 2 मिनट पहले नम्रता जी का जवाब दे दूं। संगीता जी और मेरे भाई ने जो बोला, नम्रता जी बिल्कुल सही कह रही है कि वो सनूबर के गांव से आते हैं, मगर नम्रता जी को ये नहीं मालूम है मैंने ये वर्ड क्यों बोला। वो मैंने इसलिए बोला कि उदयपुर के अंदर मीणा वर्सेस रावत का बात फैल चुकी है, उसमें ये फैलाया जा रहा है कि रावत राजसमंद साइड के हैं, मैं ये इफेक्ट है, मैं जाके आया। आप भले कुछ भी मेरी बात सुनो नम्रता जी, मैं मन्ना लाल जी रावत को जब वो एमए कर रहे थे तब से जानता हूँ, वो टीआरआई में रह के पढ़ाई की है उन्होंने, और मेरे मित्र थे शर्मा जी लाइब्रेरियन, उनके पास ये बैठा करते थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ से पीएचडी की, मैं उनको उस जमाने से जानता हूँ। मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ ये आपका मैं भी जानती हूँ, जब उन्होंने किताबगढ़ में चुनाव लड़ा था मैं भी उनकी तब से जानती हूँ। नम्रता जी बोलने दीजिए डॉक्टर मुनेश अरोड़ा को, फिर आपके पास आप प्लीज। और जहाँ तक मन्ना लाल जी को, उनको भी मैं जानता हूँ, ताराचंद जी को भी जानता हूँ,
रघुवीर मीणा को भी जानता हूँ और अर्जुन जी को भी जानता हूँ, इन सब से मेरे बहुत क्लोज है। तो जहां तक जो बात फैलाई जा रही है वो बात यही फैलाई जा रही है कि रावत बाहर के हैं और मीणा यहाँ के हैं, जबकि जो फैक्ट है वो आपको मैंने पहले भी बता दिया। नंबर 2, उदयपुर की जो पॉलिटिकल पोजीशन है, जो हमारे हैवीवेट जितने भी नेता थे वो सीन में नहीं है। अब दूसरे नंबर के लोग इसमें आ चुके हैं, जैसे प्रमोद जी सामर आ गए, श्रीमाली जी आ गए, और जो चंद्रगुप्त जी आ गए, या और नेता है वो काफी कुछ इस एरिया में, बाबूलाल खराड़ी आ गए, मंत्री हैं जो वो इस क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। जहां तक अर्जुन जी मीणा की बात की, उनकी तबीयत खराब होने से और वसुंधरा गुट के होने से उनको टिकट नहीं मिला इस बार यहाँ पे, और दोनों अधिकारियों के आने से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके जो कार्यकर्ता, उनका मनोबल टूटा है। उनका जो उम्मीद थी, उनको जो आशा थी कि हमें टिकट मिलेगा, लंबे समय तक। नम्रता जी मेरे को बात कंप्लीट कर लेनी चाहिए प्लीज, मेरे को बात कंप्लीट कर लीजिए। उनका मनोबल, अब गौरव वल्लभ जिसके खिलाफ उदयपुर की पूरी बीजेपी बोली, आज वो उनके ऊपर आके बैठेंगे। गौरव वल्लभ उदयपुर से विधानसभा चुनाव लड़े, 65,000 वोट आए, ताराचंद जी 35,000 से जीते, आज वो बीजेपी में आ गए। महेंद्र जीत मालवीय के खिलाफ पूरी बीजेपी बोली, आज वो बीजेपी में आ गए। अभी मैं कल की बात बताता हूं आपको, विजय राहटकर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी संकल्प पत्र को लेकर, मैं उसमें था और मैंने पूछा था विजय राहटकर जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बांसवाड़ा का तो कंफर्म हो गया, उदयपुर का क्या है? मेन तो उदयपुर संभाग है जो सब तरफ इफेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो बांसवाड़ा का है, फिर आगे का देखेंगे। इसका मतलब ये है कि महेंद्र मालवीय फंस गए हैं, प्रधानमंत्री की जरूरत वहां ज्यादा पड़ रही है बनस्पत यहाँ के। बीजेपी आज जीतेगी क्योंकि उदयपुर पर गढ़ है बीजेपी का। जैसे ही मैंने कहा था, पिछले लोकसभा चुनाव में 8,71,000 वोट आए थे अर्जुन लाल मीणा को, और उनके सामने रघुवीर मीणा को 4,33,000 आए, जस्ट डबल वोट, 59.98 और 29 पॉइंट समथिंग। तो जस्ट डबल को कवर करना कांग्रेस के लिए, जबकि नेता वही कांग्रेस चल रही है यहाँ पे पूरी तरह से। ताराचंद जी ने जरूर काम किया है, ताराचंद जी की खुद की पकड़ है। हालांकि जो मुद्दों की बात आपने जो मीना जी की, मैं मुद्दों पे भी आना चाहता हूँ। यहाँ पे मार्बल इंडस्ट्री है, वो क्राइसिस में है। मार्बल इंडस्ट्री टूट चुकी है पूरी तरह से। मैंने सेंट्रल मिनिस्टर से भी बात की और लोगों से भी बात की। यहाँ जो टैक्स लग रहा है मार्बल पे 18%, उसने यहाँ के मार्बल इंडस्ट्री को तोड़ दिया। जबकि अब आजकल मार्बल टाइल्स आ गई है, उन की वजह से मार्बल का डिमांड कम हो गई। यहाँ पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योगों के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो उदयपुर में नहीं है। उदयपुर में यातायात को लेकर के बहुत सी समस्या है, रहने को लोगों समस्या है। मीना जी, मैं पिछले 25-30 साल से लगातार एक मुद्दा उठा रहा हूँ, उदयपुर को B2 देने का शहर। B2 की मांग लगातार मैंने उठाई है और हर बार उठाई है। उदयपुर को आज तक, जबकि 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या उदयपुर हो चुकी है, अब तो UDA भी बन गया, मगर आज तक B2 का श्रेणी उदयपुर को नहीं मिली है। इसके अलावा जो उदयपुर के ग्रामीण अंचल है, वहां के लिए जो परिवहन सुविधा होनी चाहिए वो परिवहन सुविधा नहीं है। वहां पे छोटी छोटी मंडियां होनी चाहिए, वो मंडियां नहीं है। मगर मुद्दों पे तो मीना जी कोई बात हो ही नहीं रही। ये पहला ऐसा चुनाव है मीना जी जिसमें अभी तक न तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बीजेपी ने भी एक अभी की और एक इससे पहले की थी, मगर उसमें सेंट्रल के मुद्दों की बात हुई, मगर स्थानीय मुद्दों पर एक भी प्रश्न नहीं हुआ, एक प्रश्न। जबकि हम लोग पिछले हर चुनाव में उदयपुर के मुद्दों को, उदयपुर शहर की समस्याओं को, उदयपुर परिवहन को लेकर, अर्जुन मीणा से मेरी पर्सनल बात हुई, मेरे कहने पर उन्होंने रेलवे को लेटर लिखा, मगर पता नहीं कौन सी एडामेंसी है कि उदयपुर से बॉम्बे तक और उदयपुर से पुणे और उदयपुर से साउथ के लिए वाया अहमदाबाद के लिए लंबी दूरी की ट्रेन उदयपुर के लिए परेशानी है। उदयपुर के लिए जो टूरिज्म का सेंटर होने के बाद में एयरपोर्ट का विषय और बहुत सारे। अविनाश चतुर्वेदी जी पहले आपके पास आऊंगी, उसके बाद नम्रता जी आपके पास आऊंगी। प्रमोद जी, मैं 1 मिनट का समय लूंगी आपसे। मीना जी 1 मिनट का समय लूंगी। मुनेश जी ने जो कहा कि ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, स्मार्ट सिटी, इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन, 350 करोड़ रुपए लगा करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, 4 हाईवेज देना,
यह सब टूरिज्म को प्रमोट करना था, यह सब ग्राउंड लेवल के करीब विकास है। आप इससे या कोई भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। आज उदयपुर से 4 हाईवे जा रहे हैं, 350 करोड़ रुपए लगा करके इंटरनेशनल हाईवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। आप कैसे कह सकते हैं? मत कीजिए, मुद्दे जो अभी है मैं परसिस्ट कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं मुद्दों का जवाब दे रही हूँ आपको। आपने परिवहन का मुद्दा उठाया, परिवहन पे आपको जवाब दिया। आपने टूरिज्म का मुद्दा उठाया, मैंने टूरिज्म पे आपको जवाब दिया। मैंने आपके सिर्फ सवालों का जवाब दिया है। मैंने आपको जो गलत तथ्य आप एक पत्रकार होकर के आम जनता को बता रहे हैं, मैंने उसको आपको सत्य बताया है। नम्रता जी, मैं तो यहाँ अच्छा नम्रता जी, सबको नम्रता जी यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, तो इसलिए आप किसी पर सवाल मत उठाएं। वो पत्रकार पर बोल रहे हैं कि वो पत्रकार, मैंने जवाब दिया है, मैंने एक जवाब दिया है। हो सकता है उनको उसके बारे में नहीं पता हो, मैंने वो जवाब दिया है। हमारी जनता को पता होना चाहिए कि उदयपुर में क्या क्या विकास हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जनता को तो उनका फायदा मिलता है, जनता ही उन फायदों के साथ रहती है। तो जनता किस तरह से उदयपुर में जो विकास हुआ है उसको देख रही है, यही हम चर्चा कर रहे हैं और उसी से तय होगा कि किसको वोट मिलेंगे। अविनाश चतुर्वेदी जी, अर्जुन मीणा की जो बात आ रही है यहाँ पर, वसुंधरा कैंडिडेट या वसुंधरा समर्थक, उदयपुर के इस चुनाव में जैसे कांग्रेस आंतरिक गतिरोध से जूझ रही है, उदयपुर में बीजेपी की क्या स्थिति है? उदयपुर में जहां तक हम बात करें, गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद बीजेपी निश्चित तौर से आंतरिक कलह की स्थिति में आई है कि गुलाब चंद कटारिया वो नेता थे जो पूरी मेवाड़ की बीजेपी की राजनीति को संभालते थे। उनके बाद कोई ऐसा कोई वारिस सामने नहीं आया जो पूरे मेवाड़ की राजनीति को संभाले। चाहे हम चित्तौड़गढ़ जिले की बात ले लें, राजसमंद की बात ले लें, तो इन सब जिलों में गुलाब चंद कटारिया का बहुत बड़ा होल्ड था और निश्चित तौर से पूरे मेवाड़ को चलाते थे भाजपा की राजनीति में। अब ऐसा कोई बचा नहीं है, इसलिए निश्चित तौर से वहां भी आंतरिक स्थिति तो खराब है। अपन ये नहीं कह सकते कांग्रेस की तरह से आंतरिक झगड़े, जिस तरह से कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो निश्चित तौर से उनको स्वीकार करने में वो काफी दिक्कतें आ रही है और वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो इन स्थितियां दिनों दिन खराब होती जा रही है, आंतरिक कलह की स्थिति तो निश्चित तौर से खराब है। जी, तो ऐसे में सवाल है प्रमोद तिवारी जी कि जो आंतरिक कलह है उसका नुकसान बीजेपी को कितना होगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह की चर्चा नहीं हो रही है, आज पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी के भीतर एक जो कहीं ना कहीं दबी जुबान में या एक जो सरप्रेस स्थिति है कुछ वरिष्ठ नेताओं की, उनके समर्थकों की जो भूमिका होगी उससे चुनावी नतीजे तय होंगे। तो उदयपुर में उस तस्वीर को आप किस रूप में देखते हैं, मन्नालाल रावत जी के पक्ष या विपक्ष में? देखो, मन्नालाल रावत जो 56 आनुषंगिक संगठन है आरएसएस के, बीजेपी में उनके एक पॉलिटिकल विंग है, वनवासी कल्याण परिषद, और बाकी एक तरह से इनको विचारक के रूप में आरएसएस के जितने भी आनुषंगिक संगठन थे उनको उद्बोधन के लिए, उनको भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। ये आरएसएस की विचारधारा को लोगों तक, नीचे तक पेनिट्रेट करने के लिए जाने जाते थे। ये अच्छे वक्ता हैं और इसी वजह से इन्हें टिकट दिया है। ताराचंद मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद है, इसलिए उनको टिकट दिया गया। बाकी अगर मेवाड़ की पूरी बात करूं तो केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा करने में हुई है। उसके अलावा चाहे राजसमंद हो, चाहे चित्तौड़ हो, भीलवाड़ा में सीपी जोशी का आने के बाद चुनाव रोचक हो गया है, थोड़ा टफ फाइट दिखने लगे, हॉट सीट मानी जाने लगी। बाकी सब जगह, बाकी 4 सीटों में बीजेपी का अपर हैंड दिखता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस, आप भीलवाड़ा की बात करें, रामलाल जाट और धीरज गुजर गांधी के बड़े नजदीक राष्ट्रीय सचिव रहे, पर दोनों ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है, सवाई माधोपुर के रहने वाले, उनको दामोदर गुजर को यहाँ लाया गया, वो सब इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए, उनके एजुकेशन के कुछ इंस्पेक्टर हैं। बाद में जब दिक्कत ये आ गई कि सुरेंद्र राउत ने मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, उनको प्रपोज सीपी जोशी ने किया था। उधर जयपुर में क्योंकि ब्राह्मण का टिकट कट गया, अब स्थिति बन गई कि एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं है, तो सीपी जोशी अब भली वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी संकट में इच्छा से लड़ रहा हूं, पर एक परिस्थिति बस उनको, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। 2009 के से लेकर 14 तक वो यहाँ के एमपी रहे, उसके बाद जयपुर ग्रामीण चले गए, फिर वो नाथद्वारा से चुनाव लड़े,
जीत गए, इस बार चुनाव हार गए थे। तो एक तरह से उनकी तैयारी नहीं थी यहाँ की। ये बात सही है कि उनके आने के बाद कांग्रेस में एक नई जान आई है, चुनाव प्रचार परमान पे है। उन्होंने एक बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, पर वोटों का अंतर इतना बड़ा, इसको छोटा नागपुर कहा जाता है मीना जी। और सबसे बड़ी बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने उनकी अनिच्छा से टिकट दिया गया विठल संघ राउत जी को चौथी बार बीजेपी ने। उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करके अशोक कोठारी को चुनाव न केवल जितवाया, बीजेपी को तीसरे पोजीशन पे लिया है वो। तो इतना बड़ा गढ़ जहां संघ का हो, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट केवल रामलाल जाट और धीरज गुजर, जो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, दोनों चुनाव आ रहे हैं। रामलाल जाट तो बड़े मार्जिन से चुनाव आ रहे हैं, धीरज गुजर तो फिर भी 500-600 वोटों से चुनाव आ रहे हैं। इन दोनों के भरोसे ये बात सही है कि कैंडिडेट काबिल है। लोगों को चंबल का पानी याद आता है कि पानी की प्रॉब्लम उन्होंने सोल्व की। उन्होंने कल एक रोजगार की, पर सबसे बड़ी बात है कि संगठन, आज जिला कांग्रेस कमेटी की भीलवाड़ा में कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष विधानसभा चुनाव में बिना कार्यकारिणी का काम चला है, अभी भी बिना कार्यकारिणी। उधर बीजेपी पन्ना प्रमुख तक है। तो मेवाड़ में केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़े में सफल हुई है। और जबकि वहां कांग्रेस का कैंडिडेट है, बैलेट पेपर पर कांग्रेस का निशान आएगा, उसके बावजूद भी जो सर्वे कह रहा है और जो पब्लिक परसेप्शन है, वहां मैन जी मालवीय कहीं न घर के न घाट करे, ऐसी स्थिति ना हो जाए। विधानसभा से रिजाइन कर लोकसभा में बुरी तरह से फंस गए, और वो जो चाहते थे बागीडोरा से मालवीय उनकी पत्नी को उपचुनाव लड़ा दिया जाए, बीजेपी ने उनकी नहीं मानी। ये बात सही है, बीजेपी ने उनके साथ जो कांग्रेस से बीजेपी में उनको टिकट जरूर दे दिया। तो सबसे बड़ी जो बीजेपी को चुनौती इस समय मिलती है, तो भारत आदिवासी पार्टी की डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बाकी महिमा सिंह राजसमंद में बहुत कंफर्टेबल है, उनके सामने दामोदर गुजर कोई चुनौती खड़ी नहीं कर पाए। एक तरफा चुनाव हो रहा राजसमंद का। पर जो बीजेपी महिमा सिंह को लड़ाकर जो बेनिफिट राजपूत वोटों का 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में लेना चाहती थी, उसमें जरूर वो सफल नहीं हो रही है। सीपी जोशी जो स्टार प्रचारक है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, आज चित्तौड़ के बाहर पिछले 10 दिन से एक जगह भी नहीं जा पा रहे। क्यों? अगर उनकी स्थिति इतनी मजबूत है, मोदी का चेहरा है, राम मंदिर है, हिंदू वोटों का पोलराइजेशन है, तो फिर उनको हेलीकॉप्टर लेके पूरे राजस्थान की 25 सीटों पर जाना चाहिए था, पर वो चित्तौड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, वो भी भीलवाड़ा में फंस के रह गए हैं। बहुत चुनौती खड़ी कर रहे हैं सीपी जोशी भीलवाड़ा वाले दामोदर अग्रवाल के सामने, पर कंफर्टेबल तो वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो 5 में से 4 सीटों पे मोटा मोटा अपर हैंड बीजेपी का नजर आता है, 1 सीट पे भारत आदिवासी पार्टी नजर आती है फिलहाल। तो अब 26 तारीख को चुनाव होने मेवाड़ में, तब कोई स्थिति बदल जाए तो मैं कह नहीं सकता जी। तो ऐसे में इस वक्त नम्रता जी आपके लिए बड़ी राहत की बात है, सभी एक सुर में इस बात को स्वीकार कर दें कि अपर हैंड पर है। नम्रता जी सवाल ये है कि गुजरात से जो राजपूत समाज का एक नया आंदोलन शुरू हो रहा है, राजस्थान में उसका कितना असर आप देख रहे हैं? हालांकि राजस्थान में बड़े कद्दावर नेता है गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत के, अभी कम से कम केंद्र में उनकी बड़ी मजबूत स्थिति है, लेकिन राजपूत समाज का जो असर है वो आप मेवाड़ में, उदयपुर पर भी देखती हैं? मीना जी देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाप पार्टी से। जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो गुजरात से शुरू हुई थी और गुजरात में समेट के रह गई, तो उसका राजस्थान में इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात हम करते हैं सीपी जोशी जी की, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने चंबल नदी का काम करा, लेकिन उसमें भी धांधली करी गई, आधा अधूरा प्रोजेक्ट ला करके छोड़ दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी फंड देकर के उसको पूरा कर रही है। तीसरी बात, जो अर्जुन जी के लिए बात कही जा रही है, माननीय अविनाश जी ने कहा कि वसुंधरा जी का जो है बारिश नहीं मिल रहा। पार्टी बारिशों पे नहीं चलती है, व्यक्ति विशेषों पे नहीं चलती है। अर्जुन जी की तबीयत खराब थी, अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने इस चीज को स्वीकार करा। तो मिथ्या ना फैलाएं कि उनको नहीं दिया गया या बारिश का नाम ना दिया जाए, वो अस्वस्थ थे, यह मेन कारण था। रही बात गुजरात में जो राजपूतों का आक्रोश दिख रहा है, वो गुजरात का आक्रोश राजस्थान में नहीं दिखेगा, क्योंकि राजसमंद से जो हमारी प्रत्याशी महिमा जी हैं, उनका अपना एक ग्राउंड लेवल पे बहुत स्नेह उनको मिल रहा है, बहुत मजबूत दावेदार है। और उनके आगे दामोदर जी के आगे महिमा कुमारी जी का अगर बात की जाए तो बात करना व्यर्थ होगा। सेम ऐसे ही उदयपुर में गजेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं,
राजपूतों का जो वर्चस्व है वो गुजरात का, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जी, कोई असर वहां पर नहीं देखते हैं। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, एक बात स्थानीय और बाहरी की, एक बात नए ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लाने की, एक बात मुद्दों से दूर हटने की, एक बात गुलाब चंद कटारिया के नहीं होने की, और एक बात वसुंधरा समर्थक या जो भी नाराज बीजेपी का कैडर है, नेता है, उनकी इस चुनाव में यहाँ पर रावत जी के पक्ष या विपक्ष में किस तरह की अभी स्थिति आप देख रहे हैं, बीजेपी की अंदरूनी क्लेश जो है उसको? मैडम एक बात बता दूं, बीजेपी पूरी तरह से कंट्रोल्ड बाय आरएसएस है। आरएसएस का बहुत अच्छा वर्चस्व है, इसके अनुषंगी संगठनों का बहुत अच्छा वर्चस्व है, तो पार्टी खुलकर तो कोई विरोध है नहीं, कहीं भी कोई विरोध नहीं है। और लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आरएसएस का वर्कर सबसे पहले बाहर आएगा, कांग्रेस के वर्कर को लाने में टाइम लगेगा। जहां तक ताराचंद जी के पास है, उनके पास पूरी जो टीम होनी चाहिए वो टीम नहीं है। आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कांग्रेस के लिए हुई है, सिर्फ अब 5-7 दिन ही तो बच गए, 26 के 23 को तो वही हो जाएगा, बंद हो जाएंगे प्रचार। बीजेपी बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। नम्रता जी की भी एक मजबूरी है, वो हर बात को काटेंगी क्योंकि वो, मगर मैं अर्जुन जी को भी जानता हूं, और जो बात मैंने यहाँ कही है वो बात मैंने पर्सनली उनसे भी कही है। मैं कोई छुप के बात नहीं करता, जो बात मेरी पर्सनल उनसे हुई है वही बात मैंने यहाँ कही है। मैंने उनसे साल भर पहले कह दिया था, मैंने कहा जी आपके साथ ये होगा अब आगे, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जा सकता हूँ, अब मेरे साथ हो गया जो होना था। अब जहां तक पार्टी की बहुत सी बातें हमें पता है, हमारे मित्र हैं सारे, 45 साल में हमारे सामने आए हैं राजनीति में, हमारे सामने कई तो रिटायर भी हो गए। मुनीश जी, आप नम्रता जी आपकी बात कह लिया, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है। अब जहां तक बात है उदयपुर के अंदर, तो जनता के बीच में कोई मुद्दा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं हो रही। आप कहा चाहे गांव में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, आम जनता चुनाव को लेकर न तो कोई प्रचार में है, न कोई बात हो रही है, सिर्फ कैंडिडेट दौड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर लास्ट मोमेंट पे क्योंकि आरएसएस सबसे आगे है, वो निकलेगी, और वो नेचुरली जो पिछले चुनाव का जो 5 लाख का 4 लाख का अंतर है वो। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, वोट की जो गणित है, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, वोट की जो गणित है वो किसके पक्ष में है? मतलब तमाम जो वर्गों के वोट हैं उनको जब बांटते हैं, मन्नालाल जी रावत के फेवर में जाएंगे, मन्नालाल रावत जी के फेवर में आएंगे। हालांकि आप भी कुछ करेगी, अपना असर दिखाएगी, मगर मन्नालाल रावत जीतेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उदयपुर जो कि किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, उसके बाद बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया ने इसे अपना एक बहुत बड़ा किला बनाया। अब कांग्रेस और बीजेपी के वो दिग्गज चेहरे वहां से दूर हैं, उदयपुर की राजनीति से बाहर हैं। नए दोनों नौकरशाह रिटायर्ड होने के बाद इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस वक्त वोट का समीकरण और जो गणित है वो बीजेपी के पक्ष में है। बाप के आने से नुकसान भी बीजेपी का ही होना है। कांग्रेस आंतरिक गतिरोध से इतना जूझ रही है, स्थानीय स्तर पर भी और केंद्र और राज्य के स्तर पर भी, कि उसका नुकसान भी ताराचंद मीणा को होना लाजमी है। हालांकि बड़े अच्छे अफसर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लोगों के बीच में रहे, समय दिया लोगों को, दूरदर्शी सोच से राजनीति में आने के लक्ष्य के साथ उन्होंने अफसर रहते हुए भी काम किया। वहां आदिवासी समाज भी एक बड़ा फैक्टर है उदयपुर में, लेकिन वो कितना ताराचंद मीणा अपने साथ ले पाएंगे ये देखना होगा। मन्नालाल रावत किस तरह से संघ और जो इस वक्त वोट की गणित और राष्ट्र का जो मुद्दा है भुनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, उस पर कितना खरा उतरेंगे। जनता उदयपुर की मुद्दों को, उदयपुर के जो बुनियादी जरूरी मुद्दे हैं उनको इन दोनों कैंडिडेट के साथ किस तरह देखना काफी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 24 पर हम आपको लोकसभाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नई लोकसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।